तो सुर्खियों के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल और अब आपको सीधे लिए चलते हैं एस जयशंकर जो मरकजी वजीर खारजा हैं, वो इस वक्त रास्त बयान दे रहे हैं। 22,000 लोग एक निर्णय नहीं ले सकते कलेक्टिवली। हाँ, तो हाँ, अब यह भी कल चर्चा हुई कि ऑपरेशन गंगा इसमें क्या कोई स्पेशल, ये माने पहले वाले इवैक्यूएशन ऑपरेशन जैसे थी, इसमें कुछ अलग था। तो आखिर के स्पीकर जनरल वीके सिंह ने, मुझे लगा है कि बहुत माने ऑब्जेक्टिवली कहा कि हर ऑपरेशन जो है एक किस्म से यूनिक होती है। हाँ, और ये कंपेयर करना, क्योंकि कहीं युद्ध है, कहीं नहीं है, कहीं तनाव है, कहीं नहीं है, सिचुएशन कुछ और है, कहीं हमने फौज का इस्तेमाल किया है, कहीं सिविलियन एयर इंडिया का किया है। पर ऑपरेशन गंगा में के बारे में मैं ये कहूँगा, और मैं 45 साल के अनुभव से कह रहा हूँ कि जो सिचुएशन, जो चुनौती ऑपरेशन गंगा में थी, आज तक इस सिचुएशन में हमने इस संख्या में इतने नागरिकों को कभी नहीं देखा। इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और चुनौती क्या थी? स्पीकर महोदय, आपको याद होगा कि 2015 में हमने ऑपरेशन राहत चलाया था यमन में। उस समय यमन में लड़ाई हो रही थी, पर प्रधानमंत्री ने सऊदी अरेबिया के राजा को फोन करके उनसे एक युद्ध विराम कराया ताकि हमारे प्लेन जाकर हमारे नागरिकों को वापस ले आए। इस समय लड़ाई जारी थी, युद्ध विराम करवाना बहुत मुश्किल था। अंत में हुआ, 2 शहरों में हुआ ताकि हम अपने लोगों को निकाल पाए, पर ओवरऑल नहीं था। ओवरऑल लड़ाई चल रही थी और वहां के नागरिक खुद देश से निकलने के चक्कर में थे कि जब ये ऑपरेशन गंगा चल रही थी, उस समय करीब 30 लाख यूक्रेन के नागरिक खुद यूक्रेन के बाहर निकलने की प्रयास कर रहे थे। दूसरी जो एक किस्म से खासियत थी इस ऑपरेशन में कि जो प्रधानमंत्री का जो पर्सनल इंटरवेंशन जो था, वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही अद्भुत था कि उन्होंने 2 समय, और वो मैं उसका थोड़ा बाद में समझाऊंगा आपको, कि उन्होंने खुद फोन किया, खुद लीडरों से बात की। 2 जगह जहां हमारे विद्यार्थी बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, वहां युद्ध विराम कराए ताकि हमारे लोग निकल पाए वहां से। और कल एक ऑनरेबल मेंबर ने इलेक्शन के बारे में कुछ कहा कि इलेक्शन के समय, इलेक्शन के कैलकुलेशन में आपने कुछ चीजें नहीं की। मैं यह भी हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि इलेक्शन कैंपेन के बीच में प्रधानमंत्री दिल्ली वापस आए, लीडरों से बात की, मीटिंग की और डायरेक्टली सुपरवाइज की। तो ये भी आपको कम से कम पहचान तो देना चाहिए। और इस वक्त एक अहम खबर के तौर पर आपको बता दें कि लोकसभा में वजीर खारजा एस जयशंकर का खिताब हो रहा है और इस खिताब में उन्होंने बूचा कत्ले आम की मजम्मत की है। जिस तरह से बूचा के वीडियोस वायरल हुए थे, बातचीत से मसले का हल निकालने पर उन्होंने जोर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था उसकी उन्होंने तफसील बताई है। वजीर खारजा एस जयशंकर का खिताब चल रहा है। इस खिताब में उन्होंने बहुत वजाहत से ये बताया कि किस तरह से ऑपरेशन गंगा एक वाकई बहुत मुश्किल मिशन था और जो अभी मौजूदा सूरत हाल है बूचा कत्ले आम को लेकर जो विजुअल सामने आए हैं उस पर उन्होंने बहुत ही गहरे दुख का इजहार किया है। साथ ही ये कहा है कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जाना चाहिए, ये जो रूस और यूक्रेन के बीच हालात बने हुए हैं। The conflict in Ukraine has had significant consequences for the global economy and for our national economy. Like all countries, we too are assessing the implications and deciding what is best for our national interest. Members are aware that in a complex and globalized world,
every nation takes into account the reality of interdependence. Therefore, even as they express their position in words and deeds, they also adopt policies that safeguard the well-being of their population. As a result, we have seen, even in Europe, that energy flows continue despite tension. Similarly, a conscious effort was made to insulate the fertilizer market from volatility. There are numerous other measures in different domains, including financial and payment carve-outs. Even non-essential goods that have salience for individual economies have been factored in the equation. So what should India do in these circumstances? At a time when energy costs have spiked, clearly we need to ensure that the common person in India is not subject to an additional and unavoidable burden. Similarly, fertilizer prices have a direct implication for the livelihood of the majority of our population, and indeed for food prices for all of us. Even the security of the nation is at stake as we maintain our defense posture in the manner that the current security challenges warrant. All these, Speaker Sir, are legitimate pursuits of national interest by India. They are similar to what other nations are doing from their particular perspective. और जिस तरह से एस जयशंकर जो वजीर खारजा हैं वो पार्लियामेंट में इस तरह से खिताब कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वहाँ के हालात कैसे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कितना मुश्किल था मिशन गंगा उसे पूरा करना, और जो मौजूदा हालात हैं, बूचा की जो तस्वीरें हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही दिल दहलाने वाला है और किसी भी सूरत में बातचीत के जरिए ही इसका हल निकाला जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि बूचा में जो तबाहकारी हुई है उसका जायजा न्यूज़ 18 के नुमाइंदे ने लिया है, ये दिखाते हैं आपको। सेना पर नरसंहार के आरोप लगे हैं, सामूहिक कत्ल के आरोप लगे हैं और बड़े ही अमानवीय तरीके से सिविलियंस यानी आम नागरिकों के मारने के आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाए हैं। इस वक्त मैं बूचा शहर में हूं। एक गोल्डन डोम वाला चर्च है, उसके पीछे एक साथ कई लोगों की लाशों को दफन किया गया है। पूरी तरह से दफन भी नहीं हो पाई ये लाशें। बहुत ही अमानवीय तरीके से इन 57 लोगों को, जिनकी हत्या रूस ने की है, आरोप यूक्रेन ये लगा रहा है, उनकी लाशों को देखिए इसी तरह से रख दिया गया बॉडी बैग्स में ला करके। कुछ के हाथ दिख रहे हैं, कुछ के पैर दिख रहे हैं बॉडी बैग्स में। इन लोगों की लाशों को ला करके यहाँ पर एक सामूहिक कब्र में रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि इन सबको, जो आम नागरिक थे, रूस की सेना ने मारा है, युद्ध अपराध किया है, और अब यहाँ के लोकल लोग उनको ला करके सुरक्षित तरीके से यहाँ पर दफनाना चाहते थे, लेकिन इतना ज्यादा लाशें थीं कि उनकी रातों रात कब्र खोदना संभव नहीं था। इसीलिए एक बड़ी कब्र खोदी गई और यहीं पर सारे लोगों को ला करके दफनाने की कोशिश। और आपको बताते हैं कि गोरखनाथ मंदिर में, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में जो हुआ था, वहां गोरखनाथ मंदिर के करीब में जो सिक्योरिटी एहलकारों पर जो हमला हुआ था, उसमें जो हमले का मुल्जिम है मुर्तजा को न सिर्फ ये कि पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ, बल्कि मुर्तजा को लखनऊ लाया गया है। और लखनऊ लाए जाने के बाद उसके जो लैपटॉप है, उसकी मोबाइल है, उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए दे दिया गया है। और उससे जो पूछताछ हुई है उसके मुताबिक जो यूपी एटीएस है उसने कानपुर, नोएडा और गोरखपुर से कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया है। सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई मुर्तजा सिर्फ अकेला है इस मामले में, या इसके पीछे एक नेटवर्क है, या फिर कहानी कुछ और ही है? क्योंकि एक इसके बारे में बात यह भी आ रही है, जो उसके मुर्तजा के वालिद ने कहा है कि मुर्तजा जो है वो जहनी तौर पर बहुत स्ट्रांग नहीं था, उसके ट्रीटमेंट चल रहे थे, और कई इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। हमारे नुमाइंदे तारिक कबर मौजूद है हमारे साथ फोन पर। तारिक, क्या इस बारे में मजीद तफसील मिल रही है? मुर्तजा से जुड़े मामले में जो जांच है उसका दायरा वसी होता जा रहा है। खबर के मुताबिक कानपुर, नोएडा और गोरखपुर से कुल 7 नौजवानों को हिरासत में लिया गया है। क्या हकीकत है इसकी? हाँ, देखिए, मुख्तलिफ शहरों में दबिशें दी जा रही हैं और जहाँ पर रिश्तेदारियां हैं वहाँ पर दबिश दी जा रही है। बुनियादी बात यह है कि तमाम रिश्तेदारों तक के फोन नंबर चेक किए जा रहे हैं, किससे कब कहाँ बात हुई, किसने कहाँ का सफर किया, किन किन लोगों से मुलाकात हुई। और देखिए, अजीब सा मसला यह है कि जो बयानात हैं वो
वालिदैन की जानिब से और दूसरे रिश्तेदारों की जानिब से वो अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाएंगे किस अंदाज के बयानात आए हैं। ताहम मुर्तज़ा बुलाया गया है लखनऊ और एसटीएफ के जो हेडक्वार्टर है उसमें वो बाकायदा तौर पर पूछताछ की जाएगी, रिमांड पर ले लिया गया है। तो देखिए जो वालिद का बयान था कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, ससुराल से भी इसी तरह की रिपोर्ट मिली थी, लेकिन पुलिस को जाहिर है कि अपना काम करना है और किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। क्या कुछ पस मंजर है इस बारे में तो यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुत हसास मामला है और हसास बनाया भी जा रहा है। तो अब देखना यही है कि मजीद तहकीकात में क्या कुछ निकात सामने आते हैं, किन किन चीज़ों पर बात की जाती है और कहाँ कहाँ से जाहिर है कि इंतलाकात होते हैं, कहाँ से साथ जुड़ते हैं, क्या कुछ है मंजर, ये तो एसटीएफ के बाकायदा वजाहत के बाद मालूम होगा। लेकिन कुछ चीज़ों को बाकायदा तौर पर खुफिया रखा जा रहा है, वाज़ेह नहीं किया जा रहा है विशाल, क्योंकि जिस पर नजर रखने की जरूरत है, जिस पर गौर खोज करने की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया आपका तारिक इस जानकारी के लिए। तो मुर्तजा की गिरफ्तारी हुई है, मुर्तजा को लखनऊ लाया गया है, पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है, यूपी एटीएस से मजीद पूछताछ कर रही है। ये मामला कहां तक आगे बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। कि उत्तर प्रदेश से एक और अहम खबर, और ये खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है। गाजीपुर का एक वीडियो इन दोनों बड़ा वायरल हो रहा था। उस वीडियो में दिखाया गया था कि कुछ शरपसंद अनासिर, यानी जिसको हम कहते हैं आमतौर से एंटी सोशल एलिमेंट, हालांकि एंटी सोशल एलिमेंट कौन है, किस तंजीम से इनको जुड़ाव है, खबर यह थी कि कुछ शरपसंद अनासिर मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं और मस्जिद के ऊपर चढ़कर वहां नारेबाजी करते हैं और कई तरह की ऐसी जो स्टाल अंगेजी बात है वो फैलाते हैं। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है नामालूम अफराद के खिलाफ। नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हालांकि वीडियो काफी वायरल हो रहा है और पुलिस का कहना है कि उस वीडियो के मुताबिक इसे जांचने की कोशिश की जा रही है। जो लोग भी इसमें कसूरवार हैं उन्हें पहचानने की कोशिश हो रही है। और ये मामला पेश आया था गहमर थाव में। गहमर थाव एक गांव है वहां पर, गाजीपुर के करीब ही वहां का ये मामला था जो सोशल मीडिया पर इसके वीडियो काफी वायरल हो रहे थे। इस मामले में केस दर्ज किया गया है, लेकिन नेम्ड एफआईआर नहीं है बल्कि अननेम्ड एफआईआर है। किसी के नाम पर यह नहीं है, नामालूम अफराद के नाम पर एफआईआर की गई है। पुलिस का कहना है कि छानबीन का अमल जारी है। जैसे उस घटना का वीडियो वायरल हुआ था तो पहले पता नहीं लग पा रहा था। इसके बाद में जब उसका पूरी जांच की गई तो पता चला कि गहमर का ही है और वीडियो सही है। इस पर हमने संपर्क किया जिस मस्जिद में, वहाँ से कोई मुकदमा लिखाने को तैयार नहीं हुआ। तो मैंने आदेश दिया इंस्पेक्टर को कि तुम स्वतः मुकदमा लिख दो। इस पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और वीडियो के आधार पर जो ये अराजक तत्व हैं उनकी हम पहचान करा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। और अब उत्तर प्रदेश के बाद आपको ले चलते हैं राजस्थान की खबर काफी अहम है। राजस्थान के करौली में पिछले दिनों जिस तरह से वहां पर तशद्दुद फूट पड़ा था और दो कम्युनिटीज आमने सामने आ गए थे और उसके नतीजे में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। खासतौर से दुकानें और घरों को जलाया गया था बड़े पैमाने पर। और ये सब कुछ हुआ था एक बाइक रैली के दौरान, जब एक बाइक रैली एक ऐसी आबादी से गुजर रही थी जहां पर थोड़ी वहां पर गंजान आबादी थी और उसमें कुछ इस तरह की नारेबाजी उस दौरान हुई या कुछ इस तरह की रिकॉर्डिंग प्ले की गई, जिसके बाद वहां पथराव हुआ। और जो कुछ भी हुआ उसमें वहां पर अब जो जांच का सिलसिला जारी है उसके मुताबिक शुरुआती जांच में अब ये बात सामने आ रही है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भारी चूक हुई थी। और खबर के मुताबिक पुलिस के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जो हटवाड़ा बाजार है वहां से बाइक रैली के गुजरने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन वहां बहुत कम पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। एक तो उस जगह से बाइक रैली को गुजारने की इजाज़त मांगी गई थी जहां पर काफ़ी गंजान आबादी है, जहां पर ऐसे किसी नाखुशगवार वाक़े के सामने आने की गुंजाइश बनती थी, लेकिन फिर भी वो वहां से बाइक रैली गई। वहां पर पुलिस एहलकार बहुत कम तादाद में थे। तशद्दुद फूट पड़ने के बाद भी पुलिस को वहां पहुंचने में तकरीबन 1 घंटे लग गए, जबकि पता था कि बाइक रैली गुजर रही है, वहां पर बाकायदा स्क्वाड होना चाहिए था, लेकिन इस मामले के 1 घंटे के बाद वहां पुलिस पहुंचती है। दूसरी जानिब पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मेयर सौम्य गुर्जर और आजाद काउंसलर मतलूम अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। और वहीं इस मामले में अभी तक 20 अफराद पर केस दर्ज किया जा चुका है और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हालात को देखते हुए 7 अप्रैल तक करौली में कर्फ्यू में तौसी कर दी गई है और इंटरनेट खिदमात को सस्पेंड यानी मुअत्तल रखा गया है। तो न्यूज़ रूम लाइव में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, जिस पार्टी के बारे में न सिर्फ ये कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। और इस पार्टी का 42वां यौम तासीस मनाया जा रहा है, यानी स्थापना दिवस। तो 42वें यौम तासीस के मौके पर वजीर आजम ने भी खिताब किया है पार्टी के कारकुनों से। वजीर आजम ने कहा है कि बीजेपी के जो कारकुन है वो दिलो जान से पार्टी के लिए लगे रहते हैं और पार्टी का सिर्फ एक ही मिशन है, वो है राष्ट्रीयता। उन्होंने कहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अज़्म को मुसलसल मजबूत कर रही है। पीएम से पहले पार्टी सदर जेपी नड्डा और सीएम योगी ने बीजेपी कारकुनों से खिताब किया। गौरतलब है कि 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक नई सियासी पार्टी का ऐलान किया गया था। इस पार्टी का नाम था भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने वजूद में आने के बाद एक लंबा सियासी सफर तय किया है। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर। इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। और अब बात करते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई की। जी हां, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी का रडार अब शिवसेना के लीडर संजय रावत की तरफ घुमा है और संजय रावत के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। यानी कि महाराष्ट्र हुकूमत जो है, जहां एमवीए यानी महा विकास अघाड़ी की सरकार है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें शिवसेना है और जिसमें एनसीपी है, तो एनसीपी के तो 2 बड़े लीडर इस वक्त कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, जिसमें नवाब मलिक का नाम है और अनिल देशमुख का नाम है। अब संजय रावत जो शिवसेना के हैं, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई पर जो है अब सवाल उठ रहे हैं। ईडी ने पत्रचाल अराजी घोटाला मामले में संजय रावत की करोड़ों की जायदाद जब्त कर ली है। ईडी ने पीएमएलए की जांच में अलीबाग के 8 प्लॉट और मुंबई के फ्लैट्स जो रावत के हैं उनको सील किया है। बताया जा रहा है कि यह घोटाला 1034 करोड़ रुपए का है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इस कार्रवाई के बाद संजय रावत समेत अपोजिशन के दीगर अरकान पार्लियामान ने पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्मे के रूबरू हाथों में प्लाकार्ड लेकर एहतजाज किया। अपोजिशन जमातों ने मरकजी हुकूमत पर अपोजिशन के खिलाफ ईडी का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। दर दिन यहाँ गांधी जी की एक हत्या हो रही है ना, गांधी जी को भी वहां से हटा दिया, यहाँ लाकर बना, यहाँ से भी हटा देंगे, तो सत्य कहाँ रहेगा? देखो, जिस तरह से महाराष्ट्र जैसे राज्य में जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, वहाँ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का वक्त बदल जाएगा और हमारा भी वक्त आएगा।
ये राजनीति से प्रेरित काम हो रहा है। सब देख रहे हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है वहां ईडी, सीबीआई, आईटी के हवाले से वहां की सरकारों को तंग करने का काम हो रहा है। तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इन सबको ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस को कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और मैं इन सभी को कहूंगी कि आज पॉलिटिकल पार्टीज जीतती हैं, हारती हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, आप जो इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उसके लिए देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। Yeah, we are protesting here under the Rashtrapita Mahatma Gandhi ji statue. The reason is well known that non-BJP ruled states, today also it has appeared in the news media, it has been there for long, that be it Delhi, be it West Bengal, be it Maharashtra, be it Kerala, wherever non-BJP ruled states are there, and ruling is done by some other political parties. This kind of use of unwarranted use of central agencies like ED, CBI, income tax against the political leaders of the parties, that is just unwarranted, unethical. और अब बात करते हैं कि किस तरह से सियासत में उम्र एक मुद्दा बन गया है। जी हाँ, आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में आइंदा साल इंतखाबात होने हैं असेंबली के, और मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस ने भी अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसी के तहत कांग्रेस ने जब इस बात का ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में अगला असेंबली इंतखाब जो है वो कमलनाथ के क़यादत में ही लड़ा जाएगा, जो वहां के वज़ीर आला रह चुके हैं। इस पर बीजेपी के लीडर नरोत्तम मिश्रा है, जो वहां मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला है, उन्होंने चुटकी ली। उन्होंने कहा है कि ये उम्र जब संन्यास लेने का है तो इस उम्र में सेहरा बांधने की कोशिश हो रही है। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने इस मामले में अब उम्र को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह पर भी सवाल उठाए। देखो, पूर्व मुख्यमंत्री वही है, कांग्रेस के अध्यक्ष वही है, नेता प्रतिपक्ष वही है, और भावी मुख्यमंत्री भी कांग्रेस की ओर से वही है। जब चुनाव होगा तब कमलनाथ जी माननीय 77 साल के होंगे। इससे आपको कांग्रेस का भविष्य समझ में आएगा कि किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। मेरा सवाल है कि नरोत्तम मिश्रा जी में साहस है तो इस बात का जवाब दें कि जब 2024 में चुनाव होंगे तब आदरणीय मोदी जी की उम्र 75 साल हो जाएगी, तो क्या वो मोदी जी को इशारा कर रहे हैं कि अब आप जो है संन्यास ले लीजिए? जो पार्टी 73 साल की उम्र में बिसाहुलाल सिंह को चुरा के लाती है अपनी पार्टी में, कृष्णा जी को चुरा के लाती है 75 साल की उम्र में अपनी पार्टी में, वो नसीहतें बांट रही है। तो नाज़रीन, न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।